जय हिंद साथियों। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आज तक विज्ञान के जो भी पर्सन बने हैं और जो बन सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक को लेकर हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर साइंस के ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही कम समय के अंदर परमाणु, अणु और रासायनिक अभिक्रिया के आज तक आए हुए सारे पर्सन और जो भी पर्सन आ सकते हैं, पूरे टॉपिक का नोट्स के माध्यम से क्विक रिवीजन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको आप सभी ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पहले वीडियो को अब तक 16-17 हजार विद्यार्थी देख सकते हैं और काफी सारे मैसेज आए कि सर इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कीजिए, हम साइंस को बिल्कुल ही स्किप करके बैठे हैं या हमें साइंस बिल्कुल भी नहीं आती है, हम आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल वीडियो है, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने आपको पूरा चार्ट बना के पहले वीडियो में बताया था कि आज तक फर्स्ट ग्रेड के जितने भी पेपर हुए हैं, उसके फर्स्ट पेपर में विज्ञान के किस टॉपिक से कितने पर्सन कौन से साल पूछे गए हैं। उसी क्रम में अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, लगभग 15 पेपर के अंदर सबसे ज्यादा अगर विज्ञान के प्रश्न किसी टॉपिक से पूछे गए हैं तो वो है कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का पूरा विश्लेषण करते हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे टॉपिक में से सिर्फ ये पार्ट अगर हम पढ़कर चले जाएं, बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है कि सिर्फ ये पार्ट पढ़ के चले जाएं, तो डेफिनेटली ज्यादातर संभावना हमारी यही रहेगी कि प्रश्न यहां से आएगा और आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम टॉपिकों में एक छोटा सा क्विक हम देखेंगे क्विकली कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 2013 कोचवाल एग्जाम के अंदर, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, यानी कार्बन के जो अपरूप होते हैं, जिसके अंदर हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन क्रिस्टलीय पढ़ते हैं और बाकी एक्रिस्टलीय में पढ़ते हैं, उससे प्रश्न आया हुआ है। और पहले देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी जो हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों में ही मेथेन के बारे में, एथेन या हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा गया है बायोगैस का और सीएनजी के बारे में। इसके अलावा निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। इस अपरूप वाले पार्ट से देखो 2 प्रश्न सेम प्रकार के प्रश्न 2 बार पूछे जा चुके हैं, एक 2013 वाले कोच में, एक 2018 वाले एग्जाम के अंदर सेम प्रश्न आया है, कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो यहां पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के किस अपरूप में फुटबॉल जैसी आकृति, यानी सबसे ज्यादा प्रश्न जो आ रहे हैं पूरे कार्बन और कार्बन के यौगिकों में, वो सबसे ज्यादा 3 बार एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। तो उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सिरका एक विलियन है, कार्बन के कुछ यौगिकों के अंदर देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं, एक सिरके के बारे में, एक सीएनजी वगैरह और अपने बायोगैस के ऊपर प्रश्न हम बना है। सारों को डिटेल से करेंगे, पहले समझ लेते हैं निम्न में से किस कार्बन यौगिक का उच्चतम क्वथनांक है। एक बार देखिए 2018 संस्कृत में एक बार प्रश्न आया, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। एक बार पूछा गया सबसे ज्यादा गलनांक किसका है। अब आप सोचोगे सर कार्बन के इतने सारे यौगिक है, सबका गलनांक क्वथनांक कैसे याद रखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में दिए हुए 4 यौगिकों के नाम, उनके सूत्र और उनके क्वथनांक और गलनांक याद करने हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है वो मैं आपको एक छोटी सी सारणी बनाकर और ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा। आगे देखिए, डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन, हालांकि ये इस टॉपिक में मैंने ऐड किया है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होती है, एग्जाम में प्रश्न आता है कई बार। डीडीटी के अंदर मुख्य जो इसके रॉ मटेरियल है जिससे बनाया जाता है वो कौन कौन से है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। इससे पहले प्रश्न आया था 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, तो क्वथनांक का, और एक बार पूछ दिया है गलनांक का, सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है। तो हम चारों जो यौगिक है मोस्टली हम बात करेंगे उसके ऊपर। प्रोपेनोन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह होता है। इस प्रश्न के अंदर आपको हाइड्रोकार्बन यानी लास्ट के अंदर कुछ नाम आते हैं, ओन, एन, ठीक है, एल या ओइक अम्ल, ये शब्द कैसे पहचाने, कौन सा क्रियात्मक समूह है, नामकरण कैसे करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी लेंगे ताकि ये इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत ना हो। मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं अब तक आए हुए प्रश्नों का, उनको सोल्व करने से पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर आप खुद इन प्रश्नों को सोल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। देखिए नाम आ गया ना, कई बार तो आपको एक यौगिक का नाम देगा, नाम दे के पूछेगा उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, या हो सकता है वो क्रियात्मक समूह दे दे, OH दे दे, CHO दे दे, COOH दे दे, इस टाइप के आपको नाम दे सकता है और पूछ लेगा कि बताओ इसके अंत में क्या नाम आएगा, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, इसका नाम क्या बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए और इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसका हमने विश्लेषण किया है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है कार्बन के अपरूप से। उसके अलावा जो प्रश्न आया है कार्बन के यौगिकों से, गलनांक और क्वथनांक से संबंधित, और तीसरे टाइप के जो प्रश्न बन रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन यानी नामकरण से संबंधित। तो तीनों ही प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए थोड़ा सा पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। सबसे पहले टॉपिक का नाम है कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है, आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 6 होता है, याद रखना, जिसे Z से प्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। और इसका डबल कर दो, सम संख्या तो 6 का 12 कर दो, यानी ये होता है परमाणु। इसका द्रव्यमान संख्या A से प्रेजेंट करते हैं, यानी A से लेकर Z तक ABCD पूरी श्रेणी में A है, ऊपर है द्रव्यमान, नीचे है क्रमांक। याद रखना, नीचे पे हम नीचे रख रहे हैं तो अपने पैर, तो 6 नंबर नीचे है और ऊपर है 12, तो 6 है क्रमांक, ऊपर है भार या द्रव्यमान संख्या। Z ही 6 ही क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन 6 पाए जाते हैं, इसलिए 6 नंबर पे आ रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूं। परमाणु क्रमांक का निर्धारण प्रोटोनों की संख्या से होता है, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में, यानी ये धनावेश ऋणावेश बराबर होते हैं इसके परमाणु में। अगर देखें अगर उदासीन के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? तो मैंने कहा था कि ये A के अंदर में से, A में से क्या निकाल दो आप? P का मान निकाल दो, या सीधा सीधा है A और P छोड़ो, A के अंदर से, यानी इस 12 में से आप 6, ये ऊपर वाली से में से नीचे वाली संख्या घटा दो, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6। तो ये सारी बातें कार्बन से रिलेटेड आ गई। अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका हम एक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कैसे दर्शाएं, यानी कोई भी परमाणु, ये नहीं कि एक परमाणु है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो सारे 6 के 6 यहां पर ही बाहर घूम रहे हैं एक साथ एक ही कक्षा में। ऐसी ही कई कक्षाएं होती है, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें कक्षा हम कहते हैं अपनी भाषा में। इलेक्ट्रॉन जहां चारों ओर चक्कर लगाता है। अब जैसे मान लो पहले सबसे छोटी से छोटी जो कक्षा है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये चलो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। मैं आपको बेसिक क्या बताना चाह रहा हूं कि कार्बन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको कैसे दर्शाएं, विन्यास कैसे करें, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कुछ कक्षाएं होती है, जैसे मान लो पहली कक्षा है जिसे हम कहते हैं, ये कक्षा है, इसके अंदर कुछ चलो डिटेल हो जाएगी, सिंपल आपको कम टाइम है तो आपको सीधा बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, उनको दर्शाने का तरीका सीधा याद कर लेना। फिलहाल डिटेल आपको समझने की जरूरत नहीं, केवल कार्बन का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता के प्रश्न आपके कम बनते हैं। फिलहाल डायरेक्ट याद रख लेना कि अगर प्रश्न आ जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है, तो 1s2 2s2 2p2। ऊपर नीचे मैंने क्यों लिखा है? ये पहली कक्षा है, ये वाली, ये जैसे कार्बन है, ये उसका नाभिक है, ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रही, और दूसरी जो बाह्य कक्षा है इसकी बाहर वाली ये कक्षा है, इसके अंदर 2 ये रहे 2 ये रहे, यानी टोटल 2 यहां है और 2 यहां, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो यानी टोटल कितने चक्कर लगा रहे? 4। किसी भी परमाणु के अंदर जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उसकी क्या निकालते हैं? संयोजकता। क्या निकालते हैं? संयोजकता। यानी कार्बन की जो संयोजकता, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। अब कार्बन की खास बात ये होती है कि 4, देखो मान लीजिए वैसे बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। कोई भी परमाणु जो होता है वो दूसरे परमाणु के साथ, जैसे मैंने कहा था ना, अणु क्यों बनाता है? स्थायी होने के लिए। और स्थायी होगा कैसे? स्थायी जब होगा जब बाहर कक्षा के अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या खाली कर दो, या तो इसे 0 कर दो, या 8 कर दो। अब आप बताओ इस 4 को मैं 8 करने के लिए कितने जोड़ूं? तो आप कहोगे सर 4 जोड़ दो। अब आप कहोगे सर 0 करने के लिए क्या करूं? मैं कहूं -4 कर दो। बात बराबर ही है। यानी अगर यहां पर बाह्यतम कक्षा में 5 होते तो आपके लिए ज्यादा इजी क्या होता? 3 इलेक्ट्रॉन देना 5 निकालने की बजाय। लेकिन कार्बन की खास बात यह है कि कार्बन की संयोजकता +4 -4 दोनों प्रकार की दर्शा सकता है। मुख्यतः +4 ही लेते हैं, लेकिन ये -4 भी दर्शा सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन देकर तो ये दर्शाएगा +4, और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर ये दर्शाएगा -4। इस प्रकार से आगे देखो, यानी कार्बन की संयोजकता, सीधा प्रश्न आता है तो याद रखना कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आगे अगर 4 होती है, इसका मतलब एक कार्बन अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की एक होती है तो हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, यहां पर हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं, कार्बन की यौगिक ही बना रहा हूं, क्योंकि टॉपिक का नाम है कार्बन और कार्बन के यौगिक। हमने कार्बन को जाना, कार्बन का प्रतीक चिन्ह, क्रमांक, भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आधार पर संयोजकता ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने लेने हैं, कितने देने हैं, 8 के हिसाब से पता लगाते हैं। ठीक है, यानी 8 करनी है या 0 करनी है। अब उसके हिसाब से हमने देखा कि चलो 0 करने के लिए क्या चाहिए, 8 करने के लिए क्या चाहिए, तो उस आधार पर हमने कहा संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। याद, बाकी सब 6 निकाल रहे हैं बाकी, लेकिन वैलेंसी कितनी है? 4 है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलती है और बाह्यतम कक्षा से पता चलती है। बाह्यतम कक्षा है क्या?
ये 2 नंबर वाली बार, ये 2 2 लगा रहे हैं, ये कक्षा को दर्शा रहे हैं। एक कक्षा है, दूसरी कक्षा में ये नहीं है कि सिर्फ बाह्यतम कक्षा पी है, तो यहाँ पर एस और पी तो क्या है, उपकोष है, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4। समझ में आ गई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न आ सकता है कार्बन से, कि कार्बन की संयोजकता आपने कह दिया वैलेंसी जो 4 होती है, ये कैसे कैसे हो सकती है। देखो कार्बन या तो अपने साथ चारों के चारों सिंगल बंद, इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक एक बंद के द्वारा हाइड्रोजन से जैसे जुड़ गया, एक सूत्र बन गया, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो CH4, इसे कहते हैं मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। दूसरा, एक कार्बन एक किसी के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड यानी 2 बंद और टोटल 4 करनी है, मेरे तो इतना मतलब है, 2 और 1 2 4। एक डबल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे CO2 में होता है, CO2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है। बाकी सबके एक बार सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक बता रहा हूं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है और एक सिंगल बॉन्ड से भी 4 बना सकते हो आप। यानी कार्बन के अंदर दुनिया में हम कार्बन और कार्बन की यौगिक क्यों पढ़ रहे हैं, दुनिया में और भी तो बहुत सारी चीजों के यौगिक होते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जो यौगिक देखो यौगिक है क्या, हम लास्ट क्लास में चर्चा ही कर चुके हैं। यौगिक वे होते हैं जिनका कोई एक निश्चित सूत्र है, फिलहाल ये मान लो निश्चित सूत्र है, इसका मतलब एक तत्व है और जो अपने होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में आके जुड़ते हैं, यानी फिक्स सूत्र होता है। अब दुनिया में बहुत सारे यौगिक है, लेकिन पूरे यौगिकों को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो कार्बन के यौगिक और दूसरे अकार्बनिक यौगिक। आप सोचकर देखो कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में, कि दुनिया को 2 भागों में बांटना पड़ गया यौगिकों को, कि एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, दूसरे अकार्बनिक होते हैं। इसका मतलब कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन के अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं कि 4 संयोजकता तो है ही है, लेकिन चारों के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल, 2 सिंगल, 2 डबल, एक ट्रिपल और एक सिंगल हो सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन के ये गुण होते हैं, और कार्बन इन्हीं गुणों के कारण एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, बहुत सारी चीजों को जोड़ते बहुत सारे कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है। इसे कहते हैं कार्बन में श्रृंखलन का गुण, केटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है कि कार्बन द्वारा एक लंबी श्रृंखला बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इस गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन का गुण कहते हैं। एक बात और, कार्बन एक जब सिंगल बॉन्ड से 4 चीजों से जुड़ा है, 4 तत्वों से जुड़ा होता है, तो एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं समचतुष्फलक या समचतुष्फलकी। सम का मतलब समान, 4 फलक, यानी एक फलक ये हो गया, इस प्रकार से बना रहा हूं सिंपल, एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हालांकि 3D संरचना होती है, एक फलक ये हो गया, 2 3 और 4 फलक बनते हैं। अब समान तभी बन सकते हैं कि जब ये बंद और ये बंद के बीच का बराबर अगर एंगल बराबर हो, और ये भी एंगल बराबर हो, ये भी एंगल बराबर हो, ये भी बराबर हो, तभी समचतुष्फलक बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो। अगर एक बॉन्ड इधर सरक जाता तो ये फलक छोटा हो जाता, ये बड़ा हो जाता, तो समचतुष्फलक नहीं कह सकते। चतुष्फलक तो होते लेकिन वो सम नहीं होते, लेकिन कार्बन के अंदर समचतुष्फलक की संरचना पाई जाती है। ये कार्बन की गुण है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इसके मध्य एक फिक्स एंगल है, और उस एंगल का मान भी पूछते हैं, जिसका मान होता है 109 डिग्री और 28 सेकंड। इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो याद रखना, ये कार्बन और कार्बन के मध्य जो बंध बनते हैं, ये देखो, ये कार्बन का जो बंध बन रहे हैं, बंध कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बंध कोण। और ये कार्बन के अपरूप में भी काफी काम आएगा अपने, जैसे हीरे में भी यही पाया जाता है। हीरा समचतुष्फलकीय क्यों होता है, प्रश्न आ सकता है। हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के जो बंध होते हैं, उसके अंदर प्रश्न आ सकता है कि बंध कोण का मान कितना होता है। ठीक है, बंध लंबाई लक्षित होती है, बंध कोण पूछे आपसे तो याद रखना 109 डिग्री 28 सेकंड। ये एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये श्रृंखलन वाला, एक ये श्रृंखलन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 2 ही प्रश्न यहां से बनते हैं। एक ये भी मोस्ट है, संरचना कैसी बनती है, समचतुष्फलकीय। अब हमने देखा कि कार्बन की कुछ विशेषताएं देखी है, श्रृंखलन का गुण है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब कुछ बना सकता है, समचतुष्फलकीय संरचना होती है। इसके अलावा जो कार्बन से प्रश्न बन सकते हैं, देखो दुनिया में वैसे तो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्जीलियस। उसने एक सिद्धांत दिया था, जैव शक्ति सिद्धांत, यानी जीवों में ही वो शक्ति है जिससे कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। बिना जीवों के यानी पेड़ पौधे और जंतुओं के हम कार्बनिक यौगिकों को बना ही नहीं सकते, खुद से नहीं बना सकते, प्रकृति में पहले से विद्यमान है, नेचुरल रूप से है, और वो जीवों से प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने। लेकिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम था वोलर।
1828 में एक व्यक्ति आया था वोलर, उसने क्या कहा कि मैं बनाकर दिखा देता हूं प्रयोगशाला के अंदर आपको कार्बनिक यौगिक, और वो भी किससे? अकार्बनिक पदार्थों से। इसने तो कहा था सिर्फ कार्बनिक यौगिकों से ही आप कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, अकार्बनिक चीजों से कार्बनिक नहीं बना सकते। लेकिन इसने कहा था मैं बनाकर दिखाता हूं, और इस सिद्धांत का खंडन किया। कैसे? उसने लिया पोटेशियम साइनाइड, सॉरी अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, इन दो यौगिकों से, जिसके अंदर दोनों के अंदर ही हम देखें इसमें दोनों ही अकार्बनिक है। आप कहोगे सर ये कार्बनिक है ना, देखो एक बात याद रखना, कार्बनिक यौगिक जैसे मान लो CO2 को कार्बनिक यौगिक नहीं कहोगे आप, कहोगे सर कार्बन है तो सही इसमें। कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं जिसमें मुख्यतः कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मुख्यतः होना चाहिए। ये साइंटिफिक एक परिभाषा कह सकते हो आप इसे। सिर्फ कार्बन होना ही जरूरी नहीं है, मुख्यतः इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जैसे ना तो ये कार्बनिक और ना ये कार्बनिक है, इसमें कार्बन जरूर है। साइनेट का जो सूत्र होता है साइनेट, साइनोट नो यानी नहीं नहीं साइनोट, ये साइनेट का सूत्र है, और के लगाते ही पोटेशियम साइनेट हो गए। और अमोनियम सल्फेट, अमोनिया होते हैं NH4 और सल्फेट SO4, ये दो होता है, तो इसको यहां पर चलो लगा के एक बार सूत्र ये बना दो। अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट की जब अभिक्रिया करवाई तो उससे उसने एक चीज बनाकर दिखा दी जिसका नाम था NH2CO NH2, NH2CO NH2। ये क्या होता है? ये उसने बना दिया यूरिया। यूरिया जो खाद में भी यूज लेते हैं, एक अपशिष्ट पदार्थ भी है, उत्सर्जी पदार्थ भी है, अपने शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया ही होता है। पहला इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, यानी कार्बनिक बना दिया इसने। किसने? वोलर नामक व्यक्ति ने प्रयोगशाला में बात गलत साबित कर दी कि आप कार्बनिक से ही कार्बनिक बना सकते हो। इसने अकार्बनिक दो चीज लेकर कार्बनिक चीज बनाकर दिखा दी और जैव शक्ति सिद्धांत का भी खंडन कर दिया। अब हमारे क्या काम की बात है? हमारे काम की बात यह है कि मोस्टली पर्सन एक ही बनेगा इसमें से, ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया अकार्बनिक पदार्थ से? तो याद रखना, सबसे पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया उसका नाम है यूरिया। सूत्र तो नहीं आता यूरिया का, लेकिन फिर भी याद रखना यूरिया सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक यौगिक है। किसने बनाया? वोलर नामक व्यक्ति ने बनाया। इसका खंडन किया बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वैलेंसी कितनी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारी चीजें, मीथेन, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है याद रखना, बेहोश करने काम आता है CHCl3। और ये 109 डिग्री 28 सेकंड बंद कोण समचतुष्फल की संरचना श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और फिलहाल ये चीजें आपके काम की नहीं, एक बार इसको इग्नोर कर देना, ये ज्यादा कोई काम की चीजें नहीं है आपके। और इसके अलावा कार्बन में एक आप याद रखना, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन, चलो ये भी एक बार ज्यादा काम की नहीं आपके, गलना कोतना का आगे पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगा। हाँ एक बात और, कार्बन जो होता है, कार्बन हमें प्रकृति में मिलता कैसे है? जैसे मान लो हम कहते हैं हीरा, हीरे की हम जब मान लो नीचे से हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही हीरे है, या जो भी चीज हम जैसे अयस्क खनिज जिनकी बात करते हैं, वैसे कार्बन कहां से आता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा जैसे बात करिए हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में मुख्यतः हम बात करते हैं कौन कौन सी गैसें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन लगभग 78%। 2 नंबर पे है ऑक्सीजन, कितने परसेंट? 21% लगभग। फिर बात करते हैं 3 नंबर पे आती है ऑर्गन गैस लगभग 0.08%। और फिर आती है अपनी CO2, इसमें कार्बन है, यानी कार्बन जो हमारी वायुमंडल में मुख्यतः किस रूप में है? CO2 के रूप में। कितना परसेंट है? परसेंटेज भी आता है इसका तो पेपर में 0.03 आता है, वैसे तो 0.03, लेकिन आजकल 0.04 मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण, मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये याद रखना, वैश्विक उष्णता टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो CO2 के कारण हो रहा है मुख्यतः। आप ये देख लो ना कि ये सूर्य है, ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है। अब सूर्य, हम तो सोचते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन बुध से भी ज्यादा गर्म है शुक्र। शुक्र करो कि आप शुक्र पे नहीं हो, तो यानी बुध सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 गैस है, और CO2 के कारण वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वायुमंडल में, ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल याद रखना CO2 वायुमंडल में 0.04% है। इसके अलावा कार्बन कितने अलग अलग प्रकार से पाया जाता है? तो इसे हम कहते हैं कार्बन के समस्थानिक। कार्बन में 6 कार्बन के अंदर हम कहते हैं परमाणु क्रमांक तो 6 है, लेकिन अलग अलग प्रकार के द्रव्यमान संख्या 1 का 12 है नॉर्मल। ये सबसे नॉर्मल है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना आवर्त सारणी में, उसी को ही रखते हैं। बाकी ये बहुत कम है तो बहुत ही कम पाया जाता है। एक तो ये 13 और एक हो गया 14। इस कार्बन 14 का उपयोग हम करते हैं जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के अंदर, क्योंकि हर एक जीव के अंदर कार्बन की एक मात्रा है। जैसे ही जीव नष्ट होगा धीरे धीरे उसके शरीर से कार्बन की जो मात्रा है, यानी एक अर्ध आयु, एक नाम सुना होगा अर्ध आयु।
यानी जैसे आपके पास कोई चीज है 100 मात्रा में, और मैं कहता हूं 5 साल बाद ये बचेगी सिर्फ, या 10 साल के बाद ये सिर्फ 50 बचेगी, आधी हो जाएगी। तो जो 10 साल हुए इसके लिए वो इसका अर्ध आयु काल हो गया। एक ऐसा समय जिसके बाद किसी चीज की संख्या आधी हो जाए, फिर उतने ही समय बाद वो और आधी हो जाए। जैसे हमें क्या पता डायनासोर इतने साल पुराने थे, या जीवाश्म इतने पुराने, कितने साल पुराने जीवाश्म हमें कैसे पता चलता है? हम देखते हैं उसमें कार्बन का विघटन कितने प्रतिशत हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन का विघटन होने में कितना समय लगता है, ये वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। तो इस आधार पर, और किस समस्थानिक से चीजें लगाई? कार्बन 14। इस समस्थानिक से इसका पता कर हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं, जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। कार्बन से डेट पता करना, उम्र पता करना, हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। चलो, ये तो हो गया अपना कार्बन का बेसिक। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और। हाँ, तो ये तो हो गया कार्बन के समस्थानिक। कौन कौन से? चलो ये नहीं बताया गया। हाँ, बता दी ना, 12, 13 और 14 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें समान स्थान हो, यानी 6 नंबर पे त्वारे, लेकिन भार अलग अलग हो। यानी इसमें मुख्यतः बताओ अंतर किसका है? क्या सब में प्रोटॉन अलग है, क्या सब में न्यूट्रॉन अलग है, क्या सब में इलेक्ट्रॉन अलग है, या सभी अलग अलग है? हम इसे बताओ देखकर। समस्थानिकों में इनमें से किस चीज का अंतर है? आप कहोगे सर प्रोटॉन तो सब में 6 ही है, क्योंकि 6 नंबर पे आ रहा है तो 6 चाहिए, और उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन 12 में से 6 गए बचे 6, 13 में से 6 गए बचे 7, और 14 में से 6 गए बचे 8। यानी अंतर किस चीज का आ रहा? वो है न्यूट्रॉन का। इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। तो समस्थानिकों में किसकी संख्या अलग होती है? न्यूट्रॉनों की अलग होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समान ही रहते हैं आगे, और इलेक्ट्रॉन समान होने के कारण उसके रासायनिक गुण भी समान ही होते हैं। आगे कार्बन और अपरूप, यहां से चलो शुरू हो गया टॉपिक, कुछ बच तो नहीं गया इंपॉर्टेंट। चलो, ये हो गया अपना कार्बन। और अब बात करते हैं जो जहां से अपने पेपरों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ये कार्बन का एक इंट्रोडक्शन था, कार्बन की विशेषताएं थी जो पेपर में आ सकती है। बंद कोण, श्रृंखलन का गुण हो सकता है, समचतुष्फलक की संरचना है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये प्रश्न बेसिक थे। अब हम एग्जाम में, हमारे अब तक पेपर में 10 प्रश्नों में से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, वो प्रश्न आए हैं अपने कार्बन और कार्बन के अपरूप से। अपरूप के अंदर अगर बात करें तो कार्बन जो होता है, अपरूप का मतलब क्या होता है? पहली बात तो अपरूप, अपरूप मतलब, रूप का मतलब एक संरचना है ऐसी, जैसे मान लो कोई चीज, एक संरचना इस प्रकार से पाई जा रही दुनिया में, अगर ये सेम, ये बनी हुई एक चीज की है, जैसे मान लो कार्बन की बनी हुई है, लेकिन हमने देखा कि दुनिया में कार्बन पाया जा रहा है, उसकी कुछ अलग संरचना भी है, जैसे मान लो कोई ऐसा भी पाया जा रहा है, कोई ऐसा भी पाया जा रहा है, अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है सारे कार्बन के ही बने हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब कोई एक ही तत्व एक ही, सब में है कार्बन कार्बन ही, एक या एक से दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाए तो उनको ही, उन गुण धर्म को ही हम क्या कहते हैं? उसकी अपरूपता कहते हैं, और इस गुण को अपरूप कहते हैं। इसे कहते हैं एलोट्रोप्स। यानी एक ही चीज का अलग अलग रूपों में पाया जाना अपरूप कहलाता है, अलग अलग रूपों में पाया जाना। अपरूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। इसका कारण देख लो, सिंपल सी बात है, बने तो कार्बन के, चाहे हीरा हो, ग्रेफ, आप एक सिंपल सी चीज देखो, एक कोयला है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक हीरा है, कितना ज्यादा महंगा है। कोयला भी कार्बन का बना हुआ और हीरा भी कार्बन का बना हुआ, दोनों के रासायनिक गुण भिन्न है, लेकिन अंतर जिस चीज का है वो है भौतिक गुणों का, क्योंकि जो चीज जिस चीज की बनी हुई होती है उसके कारण उसके रासायनिक गुण आते हैं। अब बने सारी चीज कार्बन की है, चाहे हीरा हो, ग्रेफाइट हो, फुलरिन हो, कोक हो, कोयला हो, चारकोल हो, काजल हो, बने सब कार्बन के ही है, लेकिन उसके भौतिक गुणों के कारण उसके अंदर, दुनिया के अंदर इतनी सारी हमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। इसका मतलब अपरूप के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन क्या अलग होते हैं? भौतिक गुण अलग होते हैं। बना जिस चीज का है सारे कार्बन के बने हैं। अब अपरूप 2 प्रकार के होते हैं, हमें डायरेक्ट पाया जाता है। अपरूप 3 प्रकार के होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, जबकि वो सही नहीं है। रियल में अगर देखें तो अपरूप जो होते हैं, सबसे पहले कार्बन का जो अपरूप है 2 प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। लेकिन कई बार पेपरों में देखने को मिला है कि पेपर में प्रश्न आता है कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, प्रश्न सीधा आ गया, तो वहां एग्जामिनर की गलती है कि वो पूरा प्रश्न नहीं पूछ रहा कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कितने होते हैं, जब फिर भी उसका उत्तर कई बार 3 माना गया है। लेकिन आप याद रखना, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों की संख्या कितनी है? अपने 3 होती है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। 3 क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जिसकी संरचना निश्चित है, फिक्स ज्यामिति है। हम बंद कोण, बंद दूरी, जैसे हम कहते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य इतना दूर है। हीरा जब भी बनाते हो आप इस प्रकार की संरचना दर्शाते हो,
क्योंकि हमें फिक्स संरचना, आपको कभी मैं कहूँ ना कोयले की आंतरिक संरचना बनाओ, तो आप अलग अलग कोयले के अलग अलग स्ट्रक्चर के आधार पर आप आंतरिक कार्बन में बंद कोणों की कोई फिक्स ज्यामिति संरचना, यानी जब इनके मध्य का कोण, ये दूरी, ये अगर बराबर बराबर हो, फिक्स हो सब के अंदर ही, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्रिस्टलीय संरचना है। निश्चित आंतरिक संरचना जिसकी होती है उसे कहते हैं क्रिस्टलीय अपरूप, और जिसकी कोई आंतरिक इस प्रकार का कोई फिक्स बंद कोण, बंद दूरी ऐसा ना हो उसे कहते हैं अक्रिस्टलीय। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप की संख्या है वो है 3, हालांकि और भी खोजे गए हैं लेकिन अपने एग्जाम में 3 ही आकर के आना है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरी, ये 3 प्रकार के अपरूप पाए जाते हैं। चलो थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। और बाकी एक पेपर में ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक अपरूप क्रिस्टलीय नहीं है, तो याद रखना कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, चारकोल लकड़ी वगैरह को जलाने से या जंतु को जलाने से प्राप्त होता है, काजल हो गया, और गैस कार्बन, कोयला, चारकोल, ये जो होते हैं ये अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। ठीक है। कार्बन ब्लैक, वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जब जलाया जाए, यानी बहुत सीमित ऑक्सीजन लिमिटेड दे हम, तो उससे हमें प्राप्त होता है कार्बन ब्लैक। कई बार आप देखते हैं कि बर्तनों को जलाते हैं तो नीचे से तली उसकी काली वगैरह सी हो जाती है, मतलब कई बार सही मात्रा में नीली ज्वाला ना हो, कई बार आप देखते हो कि जो गैस होता है वो प्रॉपर जल नहीं पाता और नीचे से बर्तन वगैरह काले हो जाते हैं, उसका मतलब है ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो रही है। वो जो नीचे गैस के छेद से होते हैं वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, कई बार ये छोटे छोटे छेद से होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उनको। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बर्तन नीचे से तली वो ब्लैक हो जाती है, किसके कारण? कार्बन ब्लैक के कारण। इसके अलावा वायु की अगर अनुपस्थिति हो, बिल्कुल ही अनुपस्थित कर दिया, ये तो है सीमित मात्रा, ये है अनुपस्थिति में लकड़ी और कोयले को गर्म करे तो चारकोल और कोक प्राप्त होंगे में। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद ही कर दो तो हमें मिलेगा चारकोल या फिर कोक, और अगर हम सीमित मात्रा में हो तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। और ये ज्यादा चलो कोई काम की चीज नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अपना पेट्रोल है, कोयला है, ये कोयले और पेट्रोल वगैरह होते हैं, जीवाश्म ईंधन के अंदर आती है। ठीक है, ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया होती है, लंबे प्रोसेस। कोयले के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कोयले का प्रकार, प्रश्न आ सकता है। कोयले का प्रकार किस आधार पर? कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर। किस कोयले में, देखो कोयले में कार्बन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, और जिसमें जितना कम कार्बन होगा वो उतनी ही घटिया क्वालिटी का हम कह सकते हैं। 4 प्रकार के हम कोयले पाए जाते हैं, जिसकी ट्रिक बता देता हूं। एक संगठन का नाम सुना होगा आपने कॉलेज वगैरह में, एबीवीपी। एबीवीपी, ये संगठन का नाम सुना होगा आपने, एबीवीपी। इस वी को ऐसा है उसको ऐसे कर देना, एल बना दो। वी को हमने बना दिया एल और पी लिख दिया, यानी उस संगठन को हमने थोड़ा सा हमने एक नाम, हमने ट्रिक बना ली बस सिंपल सी। एबीवीपी को एबीएलपी बोल दिया। ए से हो गया एंथ्रेसाइट, सबसे पहला हो गया एंथ्रेसाइट, ए से एंथ्रेसाइट। बी से बिटुमिन या बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट, ये रहा पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ये जो ट्रिक है, इसी ट्रिक में इसकी कार्बन प्रतिशतता है। सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। सबसे अच्छे किस्म का कोयला लगभग 95% मानकर चलो, एग्जाम में कई बार 2-4 ऊपर नीचे आ सकता है, फिक्स संख्या नहीं होती, लेकिन प्रतिशत आगे पीछे है। लगभग 95%, 90 से 100%, लगभग 90 से 95 मानो। बिटुमिन, इससे थोड़ा 10 से 15% कम कर दो, लगभग 80% के आसपास इसका है। और फिर उसके बाद आता है भूरा कोयला, जिसे लिग्नाइट, अपने नॉर्मल जो यूज लेते हैं भूरा कोयला, लिग्नाइट हम जो होता है वो होता है लगभग 30 से 40% ही, बहुत ही कम मात्रा में। और सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला आता है वो होता है पीट, अपना पीट। ठीक है, सबसे घटिया क्वालिटी का, जिसमें लगभग 25 से 27% अपनी बुक में दिया हुआ है, तो 27%। तो आपको परसेंटेज कम पूछता है एग्जामिनर, डायरेक्ट पूछता है कि ऐसा कौन सा कोयला है, या कोयले का कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर आरोही क्रम, अवरोही क्रम इस प्रकार से जचाओ। सबसे अच्छे किस्म का कोयला, सबसे ये रेट में आया हुआ प्रश्न है, सबसे घटिया किस्म का कोयला है, सबसे कम कार्बन प्रतिशत वाला कोयला पीट होता है, सबसे ज्यादा वाला एंथ्रेसाइट है, फिर बिटुमिन है और फिर लिग्नाइट आता है। अगला कोई इंपॉर्टेंट है तो हाँ, एक बात ये भी, अगर बाई चांस आ जाए तो कुछ रेलवे जैसे एग्जाम में कुछ मैटर ऐसा मिलता है, लेकिन अपने बहुत ही कम है। अगर अक्रिस्टलीय रूपों में सबसे शुद्धतम रूप पूछे तो कोक होता है, कोक। अक्रिस्टलीय में, क्रिस्टलीय वगैरह में भी बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन उसमें भी काफी रहता है। और यहां से पेपर में अब अपना आज तक प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं जो है क्रिस्टलीय अपरूपों से। अपरूप वे जिसके अंदर एक निश्चित व्यवस्था होती है आंतरिक संरचना के अंदर,
बंद कोण हो सकता है, बंद दूरी हो सकती है, ये फिक्स होती है। जैसे मैं आपको सबके बताऊंगा, जैसे आप देखोगे यहां से यहां तक की एक फिक्स दूरी 154 पिकोमीटर या 1.54 एंगस्ट्रम भी बोलते हैं, ये एग्जाम में आता भी है। बंद यानी यहां से लेकर यहां तक का जो बंद है, दो कार्बनों के बीच की जो गैप, हम दूरी कह सकते हैं इसे, कार्बन कार्बन के बीच की दूरी कितनी है, जिसे बंद दूरी कहते हैं, ये दूरी है। और कार्बन और दूसरे कार्बन के मध्य ये एंगल कितना है, ये होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड। ये होता है 1.54 एंगस्ट्रम, क्योंकि एंगस्ट्रम मात्रक है दूरी का ही, मान लो आप लंबाई का। 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रम बोलते हैं, एक एंगस्ट्रम ऐसे दर्शाते हैं एंगस्ट्रम को, तो याद रखना ये होता है 1.54 एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम से छोटा हम पिकोमीटर में लिख सकते हैं, चलो लंबा हो जाएगा, पिकोमीटर पीएम एंगस्ट्रम, ये सिंपल याद रखना। 1.54 इसकी बंद दूरी होती है हीरे की। हीरा जो होता है वो कैसी संरचना, हीरे की संरचना का प्रश्न सिंपल आता है। हीरे की जो संरचना समचतुष्फल की होती है, कैसी होती है, 3D, त्रिआयामी। त्रिआयाम का मतलब क्या है कि देखो 2D का मतलब है, ये बोर्ड 2D है, इसमें मैं आपको इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दो ही एंगल दिखा सकता हूं। चीजों को बाहर लगा के इस साइज की चौड़ाई वगैरह ये चीज नहीं दिखा सकता मैं आपको। जैसे मान लो ये पेन है, लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी कुछ ना कुछ एक मोटाई है, तो जो चीज आपको कैमरे में आपके मोबाइल पे 2D चीजें दिख सकती है, 3D आप खुद की बॉडी आपकी 3D आप देख पा रहे हैं, आपको आसपास चीजें आप आंखों से देख पा रहे हैं, तो त्रिआयामी संरचना होती है। हीरे की भी 3D संरचना होती है। और संरचना किस प्रकार की होती है, समचतुष्फलक प्रकार की होती है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट होती है, कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता, यानी कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं पाया जाता, जिसके कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, धारा नहीं बहती। हाँ, ऊष्मा का अच्छा चालक है ये। कार्बन का बहुत अत्यधिक शुद्ध रूप है, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है, लेकिन देखिए अपनी एनसीईआरटी वगैरह में तो मोस्टली ग्रेफाइट वगैरह को लिखा हुआ होता है कि सबसे शुद्धतम रूप है, लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न रेलवे में कई बार आया हुआ है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, हीरा, सबसे कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन होता है, अपना हीरा होता है। नेक्स्ट है विद्युत का कुचालक होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें चारों संयोजकताएं तो पूरी हो गई, एक कार्बन से चारों के चारों कार्बन आके जुड़ी गए, तो इसका मतलब कोई एक, देखो धारा कब बहती है, इलेक्ट्रॉनों आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश या इलेक्ट्रॉन अगर बहेंगे ही नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर गया मान लो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है बिजी है, फ्री कोई है ही नहीं, इसलिए धारा बहेगी नहीं, तो चारों संयोजकता कंप्लीट होने के कारण विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल सह संयोजक बंध होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। हीरा प्रकृति का ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है, सबसे मजबूत है। मजबूत होने का कारण क्या है, इसमें प्रबल सह संयोजक बंध पाया जाता है। इसकी संरचना आप देखोगे, इसे आपका आयन मुश्किल है, ऐसा प्रश्न आए सेकेंड ग्रेड टाइप में आता है, sp3 संकरण, संकरण का चलो नहीं बताऊंगा मैं आपको। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। इसका घनत्व जो होता है, इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है लगभग 3.51 विशिष्ट घनत्व। आपके काम की चीज नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना, सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरे का गलनांक भी पूछा जा सकता है, ये याद रखना, एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए हीरे का अपना क्या है गलनांक, पिघलेगा कितने पर हीरा, तो ये लगभग आप अगर एग्जाम्पल याद रखना चाहो हीरे का याद रखने का, देखो मैं आपको तरीका बता देता हूं इसका। एक ही संख्या से सारी चीजें निकल कर आ जाएगी आपकी। आप लगभग हीरे की जो संयोजकता होती है 4, उससे लगभग 4000 के आसपास याद रख लेना। इससे मिलते जुलते ऑप्शन आपको नजदीकी नहीं मिलेंगे इतने ज्यादा, 3843 के आसपास होती है वैसे इसका। कोयले की परतों पर चट्टानों को दाब पड़ने पर हीरा पारदर्शी होता है। आपने सुना होगा हीरे जो प्राप्त होते हैं कोयले की खान में, और कोयले की जैसे मान लो हीरे की जो अपने कहते हैं फिसलन के द्वारा या चट्टानों के जो दाब पड़ता है, जिससे हीरा क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। हीरे के अंदर एक विशेषता और भी होती है कि इसे प्राकृतिक या रूप से तो मिलता ही और कृत्रिम रूप से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम की चीज नहीं। आपके हीरे में चमक का कारण, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी लाइन। एक घटना है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृगमरीचिका, यानी आपको दूर से देखने पर ऐसे लगता है आगे पानी है, या कई बार सड़क पर आप गर्मियों के दिनों में देखते हो आगे सड़क पर ऐसे लगता है दूर से पानी आगे। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें कोई भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। होना अपवर्तन चाहिए था, लेकिन परावर्तन हो जाता है।
इस घटना के कारण ही हीरे में चमक होती है। हीरे में चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है इतना। और अपवर्तनांक वगैरह आपके काम की चीज नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना चाहो तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का उपयोग कहां होता है? हीरे का मोस्टली ज्वेलरीज, आभूषणों के अंदर हम कह सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, हीरा इतना कठोर होता है कि इससे कांच, पत्थर वगैरह इनकी कटाई में इसका उपयोग किया जाता है। काटने में हीरे पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को, कांच को, इनको काटने में हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फोनोग्राम, इस प्रकार के पुराने, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, वो एक इस प्रकार की डिस्क के ऊपर ऐसे लगाकर फिर गाने सुनता है, उसे फोनोग्राम कहते हैं। फोनोग्राम की जो आगे की सुई होती है वो हीरे की बनाई जाती है। तो याद रखना, सुई के अंदर भी किसका उपयोग किया जाता है? फोनोग्राम की सुई में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शब्द है जो ग्रेफ देखो, ग्राफ नाम सुना होगा आपने, ग्राफ। और ग्रेफ को होता है लिखना। किसी ग्राफ के ऊपर हम लिख रहे हैं, देखो शब्द है जिस ग्रेफ हो, जिसका अर्थ होता है लिखना। जिस चीज से लिखते हैं वो ग्रेफ है। क्योंकि ग्रेफाइट मुख्यतः पेंसिल, अपनी जो पेंसिल आती है उसके अंदर जो अंदर का काला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट है। उसे भले ही हम लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन उसमें लेड यानी पिब्बी जैसी कोई चीज नहीं होती। पेपर में आता है कि लेड पेंसिल में लेड यानी पिब्बी का परसेंट कितना होता है, तो 0% होता है। लेड पेंसिल में लेड नाम की चीज नहीं होती, उसका नाम लेड पेंसिल है। उसमें मुख्यतः क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, जो लिखने के काम आता है। इसकी संरचना याद रखना, उसकी थी चतुष्फल की, इसकी होती है षटकोणीय। षटकोण, षटकोण कैसे? जैसे एक यहां गया, एक यहां गया, इस प्रकार से ये एक फलक बना दी। ऐसी इसके नीचे दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ऐसी बहुत सारी परतें होती है। और सबकी प्लेट आप देखोगे एक। अब आप कहोगे सर इसमें एक कार्बन, अन्य इसकी संयोजकता भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, बचे हुए 2 कहां गए? एक तो नीचे कार्बन के साथ सब छुड़े हुए, इस प्रकार से, इस प्रकार से सब जुड़े हुए। और इसकी भी सेम ऐसी संरचना बन जाएगी। यानी 1 2 3, 1 2 3, 3 संयोजकता तो पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी एक बच गया। देखो आप देखोगे 1 2 और 3 तो पूरी हो रही है, लेकिन एक और कहां गई? बची हुई। एक और बची हुई रहती है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एकमात्र हम कह सकते हैं कार्बन का ऐसा अपरूप है। या हम कह सकते हैं कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। कार्बन एक अधातु है, और अधातु होने के बाद भी इसमें धारा बहती है, और वो कौन है? ग्रेफाइट। तो ऐसी कौन सी है जो विद्युत का सुचालक है, जिसमें धारा बहती है, कार्बन का अपरूप है, वो है ग्रेफाइट। कारण क्या है? क्योंकि एक संयोजकता पूरी नहीं हो रही है, कि इलेक्ट्रॉन खाली है, जिसके कारण इसमें धारा बहती है। तो याद रखना, अच्छा प्रश्न बनता है इससे भी। आगे है अपना षटकोणीय संरचना बता दी। षट का मतलब होता है 6, यानी देखो आकृति 6 वाली बन रही है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 बेंजीन टाइप की वलय सी बन रही है, जो ऊपर नीचे परतों के रूप में। और ये प्रत्येक के अंदर जो गैप आप देख सकते हैं, देखो वहां मैंने आपको बताया था ना 1.54 एंगस्ट्रम कार्बन कार्बन के बीच की दूरी थी। इसकी दूरी उससे भी कम है, कार्बन और नजदीक है उसमें, इसमें इसकी है 1.41 होती है लगभग। लेकिन एक परत से दूसरे परत की अगर हम बात करें, ये तो अभी मान लो एक परत इस प्रकार से ये, और उसके जस्ट नीचे दूसरी जो परत है इस प्रकार से, इस दोनों परतों के कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। 2 परतों के बीच की दूरी ज्यादा है, कार्बन कार्बन का बीच का गैप कम है। 2 परतों की दूरी इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है। चिकना मतलब फिसलनदार होता है। इसकी परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, तो परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है इसकी संरचना में, षटकोणीय संरचना में। और ये बता दी 3.4 इसकी 2 परतों के बीच की दूरी है। विशिष्ट घनत्व हीरे से कम होता है इसका, ठीक है। उसका 3.5, इसका लगभग 2.2 होता है। उससे कम कठोर होता है, वो ज्यादा कठोर है। विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त पाया जाता है। इसका रंग धूसर प्रकार का होता है, ग्रे टाइप का, और चिकना होता है, फिसलनदार होता है, साबुन की तरह चिकना हम कह सकते हैं इसे। इसका उपयोग लिखने में, पेंसिल के अंदर स्नेहक के रूप में, याद रखना ल्यूब्रिकेंट स्नेहक होते हैं। स्नेहक में से जैसे मान लो मैं कह सकता हूं आपको कि ग्रीस ऑयल, जैसे अपने पंखे वगैरह को चलाने के लिए ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, ये शुष्क रूप में यानी अपने ड्राई रूप में इसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक के रूप में, ताकि बड़े बड़े जो मशीनें होती है वो चलते समय खराब ना हो। इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? आपने नाम सुना, पानी का एक टब सा ले लिया, कोई भी विलियन लिया, जिसके अंदर इस प्रकार से 2 रोड लगाई जाती है, एक धन आयन एक ऋण आयन वाली बनती है, जब धारा से जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड, देखो धारा तभी उसी चीज में बहेगी ना जो विद्युत का सुचालक है, और ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है। तो एकमात्र ऐसा अपरूप है जिसको इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और वो कौन है? ग्रेफाइट, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है। वस्तुओं को पॉलिश वगैरह करने में,
और नाभिक के परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस कम करने, मंदक का मतलब होता है कम करने वाला, स्पीड को या कंट्रोल करने वाला अभिक्रिया को, और पेंसिल में इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट बचा है फुलरीन। ये थोड़ा सा मैं अच्छे से पूरा ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं ताकि इस पार्ट से आपका प्रश्न गलत ना हो जाए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन से डेफिनेटली आपके पेपर में प्रश्न आएगा, और ये सबसे ज्यादा आज तक प्रश्न ही मान लीजिए कार्बन के अप्रूव क्या है। बाकी बेसिक जानकारी से प्रश्न कम आए हैं। थोड़ा सा हम लास्ट में यौगिक को भी देख लेंगे। एक एक क्लास में ही हम टॉपिक को इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि पूरा पूरा टॉपिक इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न है, इसलिए पूरा पढ़ा रहा हूं। इन 3 टॉपिकों से सबसे ज्यादा प्रश्न है, इसलिए टॉपिकों को अलग से करवाया है। बाकी पूरे टॉपिकों को एक वीडियो में भी कवर कर सकते हैं हम, आपके पास समय कम है तो। फुलरीन जो होता है, फुलरीन की संरचना का प्रश्न आया हुआ है फुटबॉल की या बक्की बॉल की तरह। फुटबॉल आपने कभी देखा होगा इस प्रकार से, ये देखो संरचना, उस पे ऐसे सिलाई सी होती है धागे की। उसी प्रकार से कुछ देखो 5 फलक, ये 5 वाली संरचना पंचकोणीय हम कह सकते हैं, और कुछ 6 वाली, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुछ 6 भुजा और कुछ 5 वाली। इस प्रकार से दोनों प्रकार की संरचना इसके अंदर देखने को मिलती है। एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है। इसमें एक व्यक्ति था, एक अमेरिकी वास्तुकार था, यानी जो संरचना अपनी संरचना बनाता, उसका नाम था बकमिनिस्टर। बकमिनिस्टर फुलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसका निर्माण किया था सबसे पहले, यानी नाम दिया था इसका, और इसके नाम पर इसका नाम पड़ गया था फुलरीन। फुलरीन नाम किस नाम पे पड़ा है? बकमिनिस्टर फुलर पे, जो एक वास्तुकार था, कोई वैज्ञानिक वगैरह नहीं था ये। फुलरीन के अंदर कार्बन की जो संख्या होती है वो 60 भी हो सकती है, 70 80, यानी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे स्थायी प्रकार का जो फुलरीन होता है वो सबसे स्थायी होता है कार्बन 60 वाला। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? कार्बन 60 वाला सबसे अधिक फुलरीन होता है, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। सबसे अच्छी हम कह सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा स्थायी जो फुलरीन है वो है कार्बन 60 वाला, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। तो पेपर प्रश्न आ सकता है, सबसे स्थायी फुलरीन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60। या बकमिनिस्टर फुलरीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। नेक्स्ट है, कार्बन 60 में 32 फलक होते हैं, 20 अपने सॉरी ये आपकी काम की चीज नहीं, टोटल 32 फलक है। ये देखो मैं आपको बता रहा था, ये वाले जिसमें 20 फलक षटकोणीय, 6 भुजा वाले, यानी 6 वाले ज्यादा है, 5 वाले संख्या कम है, तो 5 वाले 12 है, 20 और 12 है, 6 5 के रूप में। और इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। गोल गुंबद की आकृति से एक संरचना होती है, और बंद दूरी वगैरह, बंद कोण आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हीरे का था 1.54, फिर ग्रेफाइट का 1.41, और इसका लगभग 1.4 होता है या 1.40 होता है। सबसे ज्यादा आप कह सकते थे अपना बंद दूरी कार हीरे की होती है, फिर होती है अपने ग्रेफाइट की, फिर होती है फुलरीन की, जिस क्रम में हम पढ़ रहे हैं। और तो इसमें कुछ खास है नहीं, बस कुछ याद रखना, गैस के शुद्धिकरण के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं। गैसों के ये प्रश्न भी शायद किसी पेपर में मैंने देखा था आया हुआ है। बेरिंग, बॉल बेरिंग आपने नाम सुना होगा कि टायर वगैरह एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से गति करते हैं ना, घूर्णन गति, सॉरी अपना घर्षण को कम करने के लिए एक तरीका होता है बॉल बेरिंग, यानी उसको क्या कर दिया हमने, घूर्णन करा दिया, घुमा दिया, एक दूसरे के ऊपर ट्रेवल करते हैं, इस प्रकार से बॉल बेरिंग के रूप में इसका उपयोग। उच्च ताप पर अति चालक के कारण ये तकनीकी रूप से कार्बन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका उपयोग शुद्धिकरण वगैरह में, इसमें गैसों का शुद्धिकरण वगैरह में काम करते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको करवाए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन के क्रिस्टली अप्रूव, काफी डिटेल के साथ पूरा ही पार्ट करवा दिया, क्योंकि इससे पर्सन कोई बाहर बचेगा ही नहीं। पूरा ही पार्ट आ गया अपना। इसके अंदर संरचना कैसी होती है, एक था समचतुष्फल की, एक था षटकोणीय, एक बक्की बॉल या फुटबॉल की जैसी आकृति का। एक में हमने कहा कि वो सबसे ज्यादा अपना शुद्धतम रूप है, हीरे के रूप में है। उसके अलावा हमने बात की कार्बन का ऐसा कौन सा रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, इसकी संरचना बक्की बॉल की तरह होती है। इस टाइप के पर्सन बेसिक आते हैं, बहुत ज्यादा कोई हार्ड पर्सन नहीं आते। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा मैं बोर्ड पर बेसिक सा समझा देता हूं। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सीधा सिंपल अपने एग्जाम में आ रहा है वही प्रकार बता रहा हूं आपके, बहुत ज्यादा डिटेल वाला नहीं बता रहा। कार्बन के सिर्फ हाइड्रोकार्बन के आपको 2 याद रखने, कौन सा, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो। असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड वाले, एक कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड वाले। शुरू में हम पढ़ रहे थे ना, जो कार्बन में तीनों टाइप की संरचनाएं बन सकती है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। 3 इतने ही बंद होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब देखो, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध हो उसे कहते हैं हम एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। लास्ट में एक नाम आता है एन,
इसे कहते हैं, देखो कोई भी एक नाम होता है, हिंदी में आपने नाम सुना होगा पूर्व लगन, अनुलगन, उपसर्ग प्रत्यय जिसे हम कहते हैं, अपने लास्ट में जो नाम लगता है उसे हम कहते हैं अपने अनुलगन। अनुलगन, इसका अनुलगन जो होता है वो होता है एन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एन शब्द जब भी किसी के अंत में आ जाए समझ लेना कार्बन कार्बन में सिंगल बंद है, और वो एल्केन है एक प्रकार का। अब आप किसी सूत्र को देखकर, जैसे नाम देखकर तो पहचान गए कि मेथेन, मेथेन तो मेथ प्लस एन से बना है मेथेन, तो लास्ट में एन आ रहा है तो वो संतृप्त है, समझ गया एल्केन है। लेकिन सूत्र ही दे दिया CH4, तो कैसे जानोगे कि ये एल्केन है? सूत्र को देखने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो एल्केन का है। सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CN, यानी कार्बन की संख्या, और कार्बन की जितनी संख्या होती है उससे ज्यादा डबल अगर हाइड्रोजन हो और उससे भी 2 ज्यादा हो तो वो एल्केन है। जितने कार्बन है उसका डबल करो, उसमें 2 जोड़ो, कार्बन जितने हैं उसका डबल करो और 2 जोड़ो। कार्बन 1 है, उसका डबल किया यानी 2, और 2 में 2 जोड़े 4, तो हम कह सकते हैं कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 है, तो वो मीथेन बन गया। हाँ मैं कहूंगा बताओ, देखो ये तो होता है अनुलगन, और शुरू में जो संख्या, देखो ये नाम है मीथेन, ये बना है मेथ प्लस एन से, मेथ प्लस एन से। अब मेथ नाम कहां से आया? इसे हम कहते हैं पूर्व लगन, पूर्व लगन। और ये याद कैसे करोगे? देखो सिंपल सा है, 1 कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और ज्यादा से ज्यादा आपके 6 तक का ही आएगा। यहां तक ये काम चल जाएगा आपका। एक को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। याद कैसे रखोगे? देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। शुरुआत मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हो रही है, मान लो गिनती गिन रहे तो मेथ है, ठीक है। फिर एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट में पैसे पे 5 हो रहा है, हेक्स में 6, हेक्स नाम कई बार सुना होता है, हेक्स 6, ठीक है। ब्यूट, ब्यूट में 4 आ रहे, कितने आ रहे? 4, और प्रोप में 3 आ रहा है, एथ में 2 आ रहा है। ये बस याद रखना, इसे पूर्व लगन बोलते हैं, ये अनुलगन। पूर्व लगन सबके लिए एक ही है, तीनों में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अब आगे मेथ क्या गया, अगर आप क्या लगाओगे उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एथ क्या गया, आपने नाम लगा दिया एन, तो एथ प्लस एन एथेन, एथ प्लस इन एथीन, एथाइन। इसका नाम होता है एन, इसके अंत में नाम आता है इन, इसके अंत में नाम आएगा आइन। इसे बोलते हैं एल्केन, इसे बोलते हैं एल्कीन, इसे बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। आगे इसका सामान्य सूत्र होता है दुगने से 2 ज्यादा, यानी कार्बन जितने हैं उसके दुगना करो और 2 ज्यादा करो तो वो एल्केन वाला होगा। इसमें फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा सिर्फ दुगना, और इसमें फॉर्मूला बनेगा वो होगा दुगने से 2 कम। ये सिंपल तरीका याद रखना, एल्केन में दुगने से 2 ज्यादा, इसमें सिर्फ दुगना, इसमें दुगने से 2 कम। जो कई पर्सन अपने एग्जाम में आए हुए हैं जहां पर सूत्र पूछा गया ना, कौन सा एल्केन है, एल्कीन है, सामान्य सूत्र भी आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामान्य सूत्र। तो और एग्जाम में आपके कोई सूत्र दिया हुआ आता है, उसको पहचान करनी हो तो देख लेना सूत्र में दुगने से 2 ज्यादा है, दुगना है, या दुगने से 2 कम है। पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा एक एल्केन नहीं है, कौन सा एल्कीन नहीं है, एल्काइन नहीं है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या बनेगा? CnH2n, क्योंकि सिर्फ दुगना करना है। और इसका आप खुद बताओ, CnH2n-2, इसके अंत में एन, इन और आइन, ये आता है एन, इन और। कैसे? कोई बताओ फॉर्मूला। एक बात और मोस्ट इंपोर्टेंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक कार्बन से बन सकता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक कार्बन से नहीं बनता, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। क्यों चाहिए? कारण सुनना। अगर मैं आपको सिर्फ एक, जैसे मान लो मेथेन बन गया, मैं मेथीन और मेथाइन नाम की चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेथेन में 1 कार्बन होता है, हाइड्रोजन के साथ आप डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, हाइड्रोजन की संयोजकता ही 1 है। इसलिए कार्बन कार्बन के मध्य की बात कर रहा हूं मैं, नाम की कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2। देखो 1 कार्बन से दूसरे, 1 कार्बन तो अकेला भी होता तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता, दूसरे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए कम से कम 2 कार्बन होगा, यानी शुरुआत ही एथ से होगी इनकी। मेथ नाम की चीज इनके लिए बनी नहीं है।
सीधा H से होगा। जैसे 2 कार्बन हो गया, एक संरचना बना के दिखाता हूं। इसकी संरचना ऐसे बनेगी, देखो सब में सिंगल बॉन्ड भी है, ये देखो सब में सिंगल बॉन्ड भी है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो देखो दुगने से 2 ज्यादा है, यानी ये मेथेन है। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और जब दुगने से 2 ज्यादा हो तो उसके अंत में लगा देना एन। उसी प्रकार 2 कार्बन है, उनके मध्य डबल बॉन्ड है। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कितने बच गए? 2। इसकी भी 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया, कार्बन की संयोजकता भी पूरी हो गई, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। 3 होता तो प्रोप, इस प्रकार से 2 को बोल दिया एथ। अब देखना कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन है 1 2 3 4, सूत्र से तो निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले को और फिट करके दिखाओ। कार्बन 2 है, दुगना करो, 2 का दुगना हो गया 4, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर हाइड्रोजन दुगने हो तो वो इन वाला है, एल्कीन है। और अगर डबल से अगर मैं कह देता C2H6, अब बताओ ये क्या है? आप कहोगे सर 2 का दुगना 4 और 4 से भी 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये इसमें आ गया एल्केन में। ये है एथ, 2 कार्बन को बोला एथ, और लास्ट में दुगने से 2 ज्यादा है तो एन, एथ प्लस एन एथेन, ये एथेन का सूत्र है। किसी का भी आपको मैं कहूं C3H6, ये किसका सूत्र है? आप कहोगे सर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6, यानी 3 का डबल कर दिया 6, यानी सिर्फ डबल है तो डबल इसी में आ गया। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और साथ में लास्ट में लगा दो इन, तो यह है प्रोपीन, यह है प्रोपीन का सूत्र। और सूत्र अगर वैसे भी बनाना चाहो तो एक डबल बॉन्ड दर्शा के आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे देखना एल्काइन, इसमें होता है दुगने से 2 कम, यानी अगर मैं कहूं C2H2, आप कहोगे सर बराबर कर दिया, कम कहां है? तो देखो 2 का दुगना करो, पहले 4 है, 4 में से 2 घटाओ, 2 बच गए। अब 2 को कहते हैं एथ, और दुगने से 2 कम हो तो लगाओ आइन, तो ये बन गया सूत्र एथाइन का। ये एथाइन हो गया, ये एथीन हो गया, और अगर सिर्फ और सिर्फ ये होता तो ये हो गया एथेन। इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाते हैं। इनके एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं वो या तो एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन सा है, या सिंपल सा प्रश्न आएगा कि संरचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका सामान्य सूत्र होता है दुगने से 2 ज्यादा, दुगना दुगने से 2 कम, और ज्यादा कोई डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। अगर देखिए इसके अंदर एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है, हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और प्रत्येक एक हिस्से के अंदर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। लेकिन हाइड्रोजन का अगर स्थान कोई अन्य ले ले तो उसे हम क्रियात्मक या प्रतिस्थापिक समूह हम कहते हैं, जिसके अंदर आपको 4 टाइप के नाम याद रखने हैं, और उससे बनने वाले नाम के एग्जाम आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार के, देखो ये 4 है, और चलो इससे भी ज्यादा बेहतर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक सारणी और बना रखी है मैंने, ये देख लो। आप अगर इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ये देखना, इसमें कुछ नाम है, जैसे एक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है एल्कोहल। ये 4 भी याद कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एल्केन एल्केन एल्काइन ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। एन इन आइन कब आता है मैं आपको बता चुका हूं। डबल से दुगना 2, दुगने से 2 अधिक हो तो एन, दुगना हो तो इन, और दुगने से 2 कम हो तो आइन आता है। और बाकी सिंगल डबल बॉन्ड अगर सूत्र दिया हो तो वैसे भी देख सकते हो। अब अगर बात करें इन 3 के अलावा भी 4 कुछ नाम, अगर जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया था, ये वाला प्रश्न आया हो आपके, अगर अंत में OH हो, क्रियात्मक समूह के रूप में OH जुड़ा हुआ हो, तो कोई भी जो नाम होगा, जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसके अंत में एक नाम आएगा, उसका अंत में नाम आएगा ओल। जैसे एग्जाम्पल है ब्यूटेन टू ओल या ब्यूटेनोल। ओल शब्द अगर अंत में आ जाए किसी के भी, ब्यूटेनोल, मेथेनोल, एथेनॉल, जैसे शराब होती है एथेनॉल C2H5OH, ये शराब का सूत्र है, एथेनॉल जिसे हम कहते हैं शराब। तो शराब के सूत्र के लास्ट में क्या नाम आ रहा है? ओल। तो ओल जब नाम किसी के भी अंत में आ जाए तो आप कहोगे वो क्या होता है, वो जिसमें क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, जिसे एल्कोहल कहते हैं। यानी जब भी अंत में ओल जुड़ा हो तो समझ लेना OH है, या OH दिया हुआ हो तो उसके एग्जाम्पल में लास्ट में नाम क्या आएगा? ओल आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपके एक एग्जाम्पल और आया हुआ है, अगर कभी भी किसी भी सूत्र के अंदर COOH दिया हुआ हो तो वो एक कार्बोक्सिलिक समूह इसका नाम तो है, और उसके अंत में एक नाम आता है ओइक अम्ल। क्या नाम आएगा? ओइक अम्ल। इसी प्रकार CHO एक साथ दिया हो CHO, या तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, इसका नाम है एल्डिहाइड।
CHO किसका सूत्र है, एल्डिहाइड का, और इसका अंत में नाम आता है एल। क्या नाम आता है, एल। जैसे नाम यहां पर ब्यूटेनेल, एल शब्द लास्ट में नाम आ जाए एल। देखो खुद नाम से आपको हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, ठीक है। प्रत्यय जब प्रत्यय लगाते हैं हम कभी भी किसी के नाम के अंत में जो नाम लगाते हैं उसके नाम में ओल, एल, ठीक है, या इसके अलावा ओन और या ओई कमल, ये चार नाम पहचान कर लिए बस। आप एग्जांपल्स में आपको दे चुका हूं, कुछ और एग्जांपल्स पर्सन में देख लेंगे हम। ओल, एल और ओन। ओल OH वाला, एल CHO वाला, ओन CHO, सॉरी C डबल बॉन्ड O ये वाला, C डबल बॉन्ड O हो अगर किसी, और बाकी डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड इस साइड, जैसे मान लीजिए ये है इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना C डबल बॉन्ड O हो तो ओन कर दिया हमने, O से ओन कर दिया। CHO इसके अंत में आएगा एल और ओइक अम्ल और ओल। इस प्रकार से हम चारों को देखकर इजीली कर सकते हैं और इनकी पहचान इजीली कर सकते हैं। तो OH वाला, CHO वाला, एक COOH वाला और एक अपना है C डबल बॉन्ड O वाला। इस प्रकार से ये चार क्रियात्मक समूह याद रखने हैं। ये जब भी आएगा तो उस जो भी नाम एग्जाम्पल होगा उसके अंत में नाम आएगा ओल, जैसे मेथेनोल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसके नाम में अंत में आएगा अपना एल, जैसे मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ये नाम है। ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसे कहते हैं कीटोन। ये इसका नाम है कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ये एल्डिहाइड, ये अपना एल्कोहल है। ओन, नहीं ओल, नाम आएगा ओल, इसके अंत आएगा एल, इसके आएगा ओन, इसके अंत में आएगा अपना ओन, अच्छा सॉरी, इसके अंत में आएगा ओइक अम्ल, और इसके अंत में आएगा एल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे इसके लास्ट में नाम इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। आपके पेपर में यहां से प्रश्न आए, तो दो टाइप के प्रश्न जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। तीसरा एक जो प्रश्न आपका पूछा गया कार्बन के अपरूप में जो अपना प्रश्न बनता है अपना किस प्रकार के, जो गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करें, ये ज्यादा चीजें आपके नहीं आती, थर्ड ग्रेड के लिए ज्यादा है। CFC का थोड़ा सा याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रियोन गैस कहते हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या चीजें होती है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होता है। CNG काफी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न आया हुआ है। CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस होती है, इसमें मुख्य इसका घटक जो होता है वो होता है, देखो CNG और एक आती है गैस LPG। इस पिछली बार CNG पूछा गया तो हो सकता है इस बार LPG पूछ ले आपसे। CNG, N का मतलब है नेचुरल, और नेचुरल गैस कहते हैं मेथेन को, प्रकृति से प्राप्त होती है। नीचे जो जीवाश्म ईंधन वगैरह प्राप्त करते हैं तो ऊपर गैस के रूप में ऊपर ही ऊपर पाई जाती है मेथेन गैस, मेथेन। और CNG के अंदर लगभग 80 से 90%, लगभग 90% मेथेन गैस ही होती है। और जो गोबर गैस होती है बायोगैस, इसमें भी मुख्य घटक होता है मेथेन होता है, लगभग 50 से 60% मेथेन ही होती है, लगभग 60% मेथेन होती है, और लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। याद रखना बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन गैस का मिश्रण होता है, एक बायोगैस और कुछ अन्य हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह वो आपके काम की नहीं है। बायोगैस में और अगर CNG में, दोनों के अंदर कॉमन कौन सी चीज है तो आप कहोगे मेथेन, CH4 मेथेन। जबकि LPG जो होती है, LPG देखो P से याद रखना, P से जिसे इसमें था N से नेचुरल, कौन सा था मेथेन, इसमें होती है P से प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ ब्यूटेन। मुख्यतः तो ब्यूटेन होती है लेकिन इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। LPG का मुख्य घटक मेथेन नहीं होता, LPG में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाया जाता है। और लेकिन हालांकि दोनों में गंध नहीं होती, गंध के लिए अलग से मरकेप्टेन वगैरह मिलाया जाता है, मिथाइल वगैरह, और इसमें होती है CNG में मेथेन गैस मुख्यतः। ये प्रश्न भी आपके आए हुए हैं। LPG की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विफाइड होता है, मुख्यतः पेट्रोलियम है, द्रवित है ना कि द्रव है। मुख्यतः अगर सही नाम एग्जैक्ट पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लेकिन एग्जाम में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी लिखा हुआ हो सकता है। LPG खतरनाक है ज्यादा, घरों के जो गैस सिलेंडर होते हैं ना उसमें नुकसान होने का खतरा ज्यादा है। कारण क्या है, क्योंकि LPG जो गैस है, देखो CNG के अंदर तो CH4 मेथेन है, एक है कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, और इसके अंदर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट मतलब 4 कार्बन वाला है, और ब्यूटेन बनाओगे तो आप H10 करो। अब आप बताओ ज्यादा भारी कौन होगा आपके अकॉर्डिंग,
एक अकेला कार्बन जिसका भार मान लीजिए इसका 12 हो गया, इसका एक का करके 4 गुना कर दिया, इसका अगर आप अणुभार निकालोगे CH4 का अणुभार, एक का हो गया 12, यानी 6 नंबर पे आता है 12, प्लस एक हाइड्रोजन का एक तो 4 का 4, थोड़ा इसका अणुभार थोड़ा निकल कर आ रहा है, और इसका निकालने बैठोगे तो एक का 12, 12 को 4 से गुणा करो, ठीक है 48, और 10 ये, यानी इसका आ गया 58। आप भार भी देखोगे दोनों के तो उसका भार बहुत ज्यादा, यानी मीथेन जो एलपीजी गैस होती है भारी होती है सीएनजी की तुलना में, जिसके कारण क्या होगा, अगर घर के अंदर अगर आपके एलपीजी का रिसाव भी हो गया, भारी होने के कारण, हवा से भी भारी होती है, इतनी भारी है जिसके कारण ये तली में ही इकट्ठा होती जाएगी भाई, ऊपर नहीं उड़ेगी। सीएनजी तो अगर लीक भी हो गई तो हवा में ऊपर उड़ जाएगी और चारों ओर फैल जाएगी, जिससे दुर्घटना होने का खतरा कम रहेगा। लेकिन एलपीजी क्या होगा, नीचे तली के अंदर ही इकट्ठी होती जाएगी, थोड़ा सा भी स्पार्क मिला तो उससे एक बड़ा धमाका हो सकता है। कई बार आप सुना भी होगा एलपीजी का सिलेंडर फट गया, तो एलपीजी खतरनाक होती है ज्यादा। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और इसमें एलपीजी की गंध नहीं होती, मर कैप्टन वगैरह मिलाया जाता है। अब देखो ये जो आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है ना, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो गलनांक और क्वथनांक के जो प्रश्न आते हैं, 4 ही नाम याद रखने। कौन सा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसका उपयोग सिरके में भी किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सिरका वगैरह, अचार को सुरक्षित वगैरह रखने में, सुरक्षित करने में। एक है क्लोरोफॉर्म, एक एथेनॉल और एक मीथेन। 4 यौगिक कार्बन के इंपोर्टेंट यौगिक कहलाते हैं ये, और चारों के ही अंदर इसका गलनांक और क्वथनांक इसके जस्ट आगे दिया गया है। आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला ही याद रखना है, बीच के याद रह भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। सबसे ज्यादा देखो इसके अंदर, अगर गलनांक के आधार पर बात करूं तो सबसे ज्यादा गलनांक का प्रश्न आया था तो उसका उत्तर होगा एसिटिक अम्ल। 290 है यहां पर इसका अपना केल्विन के अंदर याद रखना इंपॉर्टेंट, तो ये बात भी है, केल्विन के अंदर है, लगभग 290 केल्विन होता है इसका गलनांक यानी एसिटिक अम्ल का, और सबसे कम होता है मीथेन का, लगभग 90। और क्वथनांक की बात करें तो याद रखना एसिटिक अम्ल का होता है 391 और इसका होता है 111। तो दोनों ही आधार पर अगर बात करें, एसिटिक अम्ल का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है और मीथेन का सबसे कम होता है। एसिटिक अम्ल का सबसे ज्यादा होता है और मीथेन का सबसे कम होता है। नाम बड़ा है उसका दर्शन भी बड़े हैं, और जिसका नाम छोटा है उसके दर्शन भी छोटे ही हैं। तो इस प्रकार से देख लेना, 90 और 111 सबसे छोटा इसका है और सबसे बड़ा गलनांक क्वथनांक इसका है। तो इस आधार पर बेसिक याद रख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। एक प्रश्न ये भी आ सकता है आपके, क्योंकि प्रश्न ऐसे मिलते जुलते आपके आए हैं कि एथेनॉल शराब जो होती है, शराब एक नाम देखो थोड़ा सा, चलो ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एथेनॉल जिसे हम शराब भी कहते हैं, एल्कोहल जिसे कहते हैं शराब, उसमें मुख्यतः क्या होती है? एथेनॉल होती है, मेथेनॉल नहीं होती। मेथेनॉल तो सीधा अगर पी जाए तो मौत हो सकती है, ठीक है, स्प्रिंट वो अलग चीज होती है। टिचनर आयोडीन क्या होता है? टिचनर आयोडीन एल्कोहल के अंदर कुछ मात्रा में 2 से 3% आयोडीन मिलाया जाता है, और इसका उपयोग मरहम पट्टी वगैरह के अंदर, यानी कोई काट अपनी चोट वगैरह लग गई तो उसके कीटाणु रोधी करने के लिए इसका उपयोग ऊपर लगा दिया जाता है, जिसे टिचनर आयोडीन या टिंचर आयोडीन कहते हैं। टिंचर आयोडीन, आयोडीन तो है ही है, और उसमें किस में मिलाया जाता है? आयोडीन एल्कोहल के अंदर। एल्कोहल एक विलायक के रूप, जैसे पानी के अंदर आपने शरबत बना दिया मिलाकर, वैसे पानी में थोड़ी मात्रा में आयोडीन मिलाकर उसको मरहम पट्टी पर लगाने पर, अपनी चोट वगैरह लग गई तो उस पे उसके घाव वगैरह को भरने में, उसको कीटाणु रोधी करने में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी एल्कोहल का उपयोग आप देखते हैं खांसी वगैरह की जो दवाई आती है, कफ सिरप आती है या टॉनिक जो आते हैं दवाई वगैरह होती है, इसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। बाकी अभिक्रिया वगैरह आपकी ज्यादा काम की नहीं है। एथेनोइक अम्ल देख लेना, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। सिरका, सिरका क्या होता है? सिरका, सिरके प्रश्न भी आता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? अचार वगैरह इनको सुरक्षित रखने के लिए सिरका एक होता है जिसका उपयोग हम करते हैं। और सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? याद रखना, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल या जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका, जिसके अंदर सिरके की जो मात्रा लगभग 3 से 4% होती है, कई जगह 4 से 5, लगभग 5% मान लेना, 3-4 या लगभग 5% के आसपास उसमें क्या मिलाया जाता है? अपना एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल 3 से 4% विलियन के सिरका कहते हैं। तो पानी वगैरह के साथ मिलाया जाता है, इसको पानी में लगभग 3 से 4% अगर मिला देना तो वो सिरका बन जाएगा। और ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इसे, अपने ज्यादा काम की चीज नहीं है। तो लास्ट एक चीज क्या बता रहा था मैं आपको, साबुन अपमार्जक भी आपकी कम संभावना है, क्योंकि अब इतना ज्यादा समय नहीं है कि सबको डिटेल से करवाया जाए। बाकी अपना आंसर आप बताओगे, सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, अब आपको सिर्फ उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप कौन सा है?
हमने पढ़ा है कार्बन के क्रिस्टलीय ग्रुप, कोक अक्रिस्टलीय, चारकोल अक्रिस्टलीय, गैस कार्बन भी अक्रिस्टलीय में, फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन क्रिस्टलीय ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट पर्सन, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी जो बायोगैस है और संपीड़ित गैस दोनों में ही, बायोगैस में लगभग बता दिया मैं आपको 50 से 60%, 50 से 60%, और लगभग इसके अंदर सीएनजी के अंदर लगभग 90%। क्या कौन सी गैस होती है दोनों में? मीथेन गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। और एलपीजी में कौन सी होती है? याद रखना, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी होती है? ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। वैसे निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? अपरूप नहीं है। डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन का सूत्र आ सकता है, याद रखना, C6H6, या ऐसी संरचना भी बनाकर दे सकता है आपको। ऐसी संरचना अगर बनी हुई हो जिसमें एक को छोड़कर एक को इस प्रकार से अगर ये लगा हुआ हो, ऐसे डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं बेंजीन। हर एक बिंदु को अपने आप में कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। और देखो, एक कार्बन की संयोजकता 2 और 1 3 हो रही, इसका मतलब एक बच गया तो हाइड्रोजन है। सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ो। देखो, इसकी कार्बन से 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, सबकी 4 मतलब संयोजकता पूरी हो रही। इस प्रकार की एक संरचना बनती है जिसे बेंजीन कहते हैं। हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। C6H6 सूत्र होता है, अणु सूत्र, इसे संरचना सूत्र कहते हैं, और इसका नाम है बेंजीन। तो इसका सूत्र अपना, इसका सही उत्तर क्या होगा? बेंजीन, ये इसका सूत्र सही होगा, उत्तर सही होगा अपना प्रश्न का। तो कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल की संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो देखिए, ग्रेफाइट में तो नहीं होते। अपने को उत्तर गलत करवाने के लिए आगे C16 सबके आगे लिखा हुआ है, देखना पेपर में आया हुआ था। ये ग्रेफीन भी नहीं होता, ये नया एक अपरूप है आजकल, क्रिस्टलीय है भी याद अपने, लेकिन एग्जाम में नहीं आता ऐसा। और क्या पूछा है? फुटबॉल जैसी संरचना फुलरीन में पाई जाती है। डायमंड की समचतुष्फलकीय, इसकी हम षटकोणीय, और ग्रेफीन अपने काम का नहीं है। सिरके का विलयन, सिरके में क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो क्या एसिटिक अम्ल होता है शराब में? एसिटिक अम्ल जल में, एसिटिक अम्ल बेंजीन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में। तो मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल किस में मिलाया जाता है? जल में मिलाया जाता है। ठीक है, शराब में या एल्कोहल में तो टिचनर आयोडीन बनाया था हमने 2-3% आयोडीन मिलाकर, 5 से 7 या 8% आया है। एसिटिक अम्ल जल में मिलाया जाता है, याद रखना, एसिटिक अम्ल जल में मिलाकर हम क्या बनाते हैं? अपना सिरका बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस कार्बन यौगिक का उच्चतम क्वथनांक होता है? गलनांक या क्वथनांक उच्चतम आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? एसिटिक अम्ल करना है। ये रहा एसिटिक अम्ल। सबसे कम पूछता तो मीथेन होता। फॉर्मूले वही 4 है जो मैंने आपको दिखाए हैं, उस 4 के अलावा नाम नहीं है इसके अंदर, आप देख लेना खुद। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जिसे हम कहते हैं, एसिटिक अम्ल, उसका अपना क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। डीडीटी का व्यावसायिक उत्पादन के कच्चे माल के रूप में, ये वैसे देखो अपने डायरेक्टली नहीं दिया था डीडीटी वगैरह, ये छिड़काव वगैरह, ये अलग टॉपिक है वैसे, लेकिन अपने थोड़ा सा इसमें इसलिए मिला दिया क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध अपना इससे है। क्लोरोबेंजीन और क्लोरेल, क्लोरोबेंजीन और क्लोरेल, अगर देखो बेंजीन जो हमने बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये रहा, इस प्रकार से सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ा था। एक के साथ अगर हम क्लोरीन जोड़ दें, ये क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, या सूत्र में कह सकते हैं C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन। और इसके साथ इसके अंदर क्लोरेल, जिसका सूत्र हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, एल देखो लास्ट में आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था एल आता है, इसका मतलब लास्ट में CHO है, और क्लोरो वैसे इसके होते हैं CCl3, ये सूत्र होता है क्लोरेल का, और ये होता है अपना क्लोरोबेंजीन का। दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में याद रखने लायक चीज है वो है डीडीटी की फुल फॉर्म। इसके अंदर होता है डाई क्लोरो, फिर होता है डाई, दूसरे डी का अर्थ है डाईफेनिल, टी का अर्थ है ट्राई, यानी दो मात्रा में, ये 3 मात्रा में है, ट्राई क्लोरो एथेन। तो ये डीडीटी की फुल फॉर्म होती है। छिड़काव वगैरह कई बार आपने देखा होगा, खरपतवार वगैरह उनको दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, तो डीडीटी का छिड़काव कच्चे माल के रूप में इसमें क्लोरोबेंजीन क्लोरेल का उपयोग किया जाता है। बाकी डीडीटी की फुल फॉर्म याद रख लेना, बाकी अपना टॉपिक इसका इतना कोई संबंध है नहीं। कार्बन निम्नलिखित यौगिकों में से गलनांक किसका? देखो गलनांक या क्वथनांक कुछ भी पूछ ले आपको तो एसिटिक अम्ल सबसे बड़ा नाम देखना है, सबसे बड़े नाम के साथ जाना है। प्रोपेनोन, ओन नाम आ रहा लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओन, लास्ट में देखो
CHO हो तो एल, ठीक है, एल। इसके अलावा OH हो तो ओल, और C डबल बॉन्ड O हो तो इसके अंदर आता है ओन, क्या आता है, ओन। COOH हो तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। ये एक बार और मैं आपको बता दूंगा उसमें, बाकी देख लो। लास्ट में ओन किस में आ रहा है, अब आप बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल आ रहा है, COOH वाला है। ये कौन सा है, COOH वाला है। एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड CHO, आइड आ रहा है लास्ट में, यस एल्डिहाइड सीधा ही है, CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड होता है केवल, CHO। कीटोन, ओन आ रहा है, C डबल बॉन्ड O। एल्कोहल, एल्कोहल C, ये OH वाला होता है एल्कोहल। इस प्रकार से ये हो गए सारे। कौन से यौगिकों में किस में OH आ रहा है, देखो OH खुद बता दिया मैंने, OH का मतलब ओल होता है। ओन आ रहा है, ओन, ओन किसके अंत में आता है, जिसके C डबल बॉन्ड O हो। ब्यूटेनोल, ओल आ रहा है, ओल, ओल आ रहा है मतलब लास्ट में OH है। ओइक अम्ल लास्ट में OOH है। ब्यूटेनेल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनेल है वैसे, ब्यूटेनल, तो इसके अंत में लास्ट में CHO है, एल आ रहा है, ब्यूटेनेल। एल, ओल, ओन और ओइक अम्ल, ये चार आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। फिलहाल इसमें OH का पूछा है तो OH इसमें ओन वाले में है। ओल, ओल है, ओन है, ओइक अम्ल एल। तो ये अपने सारे आए हुए सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आज का ये टॉपिक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए जो पार्ट है उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता कि आपका बहुत ज्यादा समय अब लूं, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि मैं कम समय में अब आने वाले जो एग्जाम है उसमें कम से कम 2-3 नंबर मेरे इंक्रीज कर सकूं। साइंस का जो पार्ट मैंने छोड़ रखा था उनको डिटेल के साथ मैंने टॉपिक करवाने की कोशिश की है। आए हुए सारे प्रश्नों के साथ साथ पूरा का पूरा एक क्विक रिवीजन मान लीजिए, डिटेल के साथ ही मान लीजिए पूरा टॉपिक करवा दिया है। आपको पसंद आए तो कमेंट करके बता देना। आगे के पार्ट में भी डिटेल से करवाने हैं, सिर्फ आए हुए प्रश्न करवाने हैं। आपके कमेंट के आधार पर ही उस टॉपिकों को करवाया जाएगा। इन 3-4 टॉपिकों को, 3 टॉपिकों को डिटेल से इसलिए करवाया, सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से पूछे गए हैं। अब मानकर चलो 5 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न केवल अगर सिर्फ 3 टॉपिक देते हैं तो उनको 2-3 घंटे देकर आप इजीली कवर करो, डिटेल के साथ पढ़कर चाहिए। क्योंकि अगर मैराथन में 2-3 घंटे में पूरे आए हुए प्रश्न अगर करवा देता, टॉपिक ही समझ में नहीं आता। जरूरी नहीं है जो प्रश्न आ गया वही रिपीट हो, अगर उससे मिलता जुलता जैसे मैंने आपको टॉपिक में करवाया है वो भी आ गया तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे। इन 3 टॉपिकों में जो मैंने करवा दिया उससे शायद ही बाहर कोई प्रश्न बनेगा। सिर्फ 1-1, 1.5 घंटे की वीडियो 3 है, जो मैराथन के नाम पर आपको 4-5 घंटे एक साथ देखते हो, उसी को अगर आप सेपरेटली अगर 1.5 घंटे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको अच्छा फायदा इस वीडियो से जरूर देखने को मिलेगा। और कमेंट कर जरूर अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।